नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। एक ऐसा राज्य जहां उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रक्रियाएं सरल हो गई हों। सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 7 प्रमुख नीतियों को मंजूरी दी है, जिससे उद्योग, व्यापार और विदेशी निवेश को नई ऊंचाइयां देने का दावा किया जा रहा है। अनुमतियों की संख्या घटाकर 10 कर दी गई है। एफडीआई को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है और निवेशकों को 200 करोड़ तक की सहायता राशि मिल रही है। ये सब सुनकर उत्साह बढ़ता है, लेकिन क्या उद्योग जगत इसे हाथों हाथ अपनाएगा? ये बड़ा सवाल है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बनेगा उद्योगों का हब, सुविधाओं से सजेगा निवेश का मंच, रोजगार के नए द्वार, तरक्की अपार, औद्योगिक विकास की ओर तेज कदम। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 7 प्रमुख नीतियों को मंजूरी दी, जिनका उद्देश्य राज्य में उद्योग, व्यापार, निर्यात और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन नीतियों को राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा अवसर बताया। सरकार ने औद्योगिक निवेश और संवर्धन नीति के तहत 10 उप नीतियों को भी लागू किया, जिनमें विभिन्न सेक्टर्स के लिए छूट और सुविधाएं दी गई। इन नीतियों के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमतियों की संख्या को 30 से घटाकर 10 कर दिया गया है और एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी। निवेशकों के लिए अधिकतम सहायता राशि को 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया गया है, जबकि रोजगार बढ़ाने और पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने वाले उद्योगों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। प्रमुख उद्योगों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा 75 करोड़ तक निवेश करने वाली इकाइयों को मेगा यूनिट का दर्जा दिया जाएगा और इन्हें कस्टमाइज पैकेज दिए जाएंगे। पर्यटन और फिल्म उद्योग को भी सरकार ने विशेष प्रोत्साहन दिया है। लॉजिस्टिक पार्कों को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% छूट मिलेगी, जबकि कृषि वेयरहाउस और औद्योगिक वेयरहाउस में बदलने पर भी अनुदान मिलेगा। फिल्म पर्यटन नीति के तहत यदि कोई निर्माता अपनी फिल्म का 75% हिस्सा मध्य प्रदेश में शूट करता है तो उसे 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि वेब सीरीज, टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए भी विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। स्थानीय भाषाओं में फिल्म निर्माण को भी अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को अधिकतम 90 करोड़ तक की छूट दी जाएगी और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर निवेश करने वालों को भी विशेष लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की नीतियों से 2030 तक 20 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 2 करोड़ 9 लाख से बढ़कर 6 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं लगभग 100 करोड़ से अधिक की ये आमंत्रण द्वारा लगभग 15% से 30% पूंजीगत अनुदान, अधिकतम रुपये 90 करोड़ रुपये। पीपीपी के माध्यम से निजी निवेश पर हम ज्यादा विशेष ध्यान देंगे। अब जैसे बहुत सारे, जैसे गोल्फ में विशेषकर जापान बड़ा आकर्षित होता है। अगर कोई गोल्फ का मैदान बनाएगा तो उसको हम एक विशेष सुविधाएं देंगे। कन्वेंशन सेंटर बहुत जरूरी है आजकल इतनी सारी ये व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन की सबमिट होती है। कभी आपने देखा होगा रेडीमेड, कभी फार्मेसी की, कभी किसकी, डॉक्टर्स की भी होने लग गई है अब तो बड़ी, और इसलिए कन्वेंशन सेंटर जितने भी बनेंगे हम उनको भी देंगे। वेलनेस रिसोर्ट, आजकल हेल्थ के प्रति जो जागरूकता आई उसको भी हम विशेष अनुदान देंगे। क्रूज, अंतरप्रांतीय वायुसेना, हेरिटेज होटल, रोपवे, म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो आदि, ये सब हमारी प्रोत्साहन। मध्य प्रदेश सरकार की नीतियां राज्य को निवेश और उद्योगों का नया केंद्र बना सकती हैं। प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, वित्तीय सहायता बढ़ाकर और प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके सरकार आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास कर रही है। अगर ये नीतियां सफल होती हैं तो मध्य प्रदेश औद्योगिक, पर्यटन और फिल्म उद्योग का बड़ा हब बन सकता है, जिससे न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। डेस्क रिपोर्ट, डीएनएन।
चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रियंका दुबे जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अंबिका जी आपसे ही जवाब ले लेती हूँ। मैं आपसे जानूंगी, देखिए जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यानी जो कैबिनेट में जो चर्चा हुई है, उसके बाद जो कैलाश विजयवर्गीय ने ब्रीफिंग की थी, उसमें तमाम बातें उन्होंने की थी और रोजगार को लेकर जो आप लोग हमेशा लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रही सरकार, तो 20 लाख रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री ने की है। यानी यहाँ पे जो कैबिनेट में फैसला हुआ है, इसके बाद ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। यानी आने वाले 6 साल का प्लान है ये। सृष्टि जी, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े सम्मान देते हुए सरकार को हम कह रहे हैं कि आपने जो भी घोषणा की है या आपका जो भी विजन है आगे के लिए 5 साल के लिए या 6 साल के लिए 20 लाख है नौकरी देने का, आपकी इस बात का स्वागत है। लेकिन इसके साथ साथ इनको ये भी कहना चाहिए सरकार को कि जो पिछले हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पिछले सालों में लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, 20 लाख रुपए हर 5 साल 20 लाख लोगों को रोजगार हर 5 साल में देने का, इस पर हमें अफसोस है। क्योंकि जो पुरानी हमारी इन्वेस्टर समिट होती रही हैं और जो समागम समारोह होते रहे हैं उद्योगपतियों के और सरकार के, जनता की टैक्स द्वारा वसूली गई राशि इन बड़े बड़े उद्योगपतियों पर सरकार ने खर्च की है और सरकार ने भी वाहवाही लूटी है और अच्छा मधुर मिलन समारोह इन लोगों का हुआ इन्वेस्टर समिट का। क्योंकि आमजन को तो इससे लाभ नहीं हुआ, ना ही औद्योगिक क्रांति इस प्रदेश में दिखाई दे रही है। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं कि उद्योग आया, उद्योग दिखाई दे नहीं रहा है। और ये कह रहा है 20 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक सब्जबाग है जनता को दिखाने का, नौजवानों को दिखाने का। हम बार बार ये बात कहते हैं कि जब जैसे ही इस सरकार का उद्भव हुआ था मध्य प्रदेश में, उस समय जो नौजवान 20 साल का था, आज 42-43 साल का हो गया, आज ओवरेज हो गया, किसी काम का नहीं है और वृद्धावस्था की दहलीज पर जा रहा है। और आज उस समय जो नौजवान पैदा हुआ था वो आज 22 साल का हो गया है, उसको भी सरकार से कोई उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि पिछले अनुभव लोग बताते हैं कि ये सरकार इस प्रकार से इस सरकार का उद्भव हुआ और हमारे सपनों का पतन सरकार करती गई। तो अगर सरकार के कुछ काम दिखाई देंगे धरातल पर तो हम वाहवाही करेंगे, और नहीं दिखाई देंगे तो कहेंगे हम कि मोहन सरकार तुमको धिक्कार। बार बार कहेंगे, जनता की चिंता के साथ खड़े होंगे, जनता नौजवानों की समस्याओं के साथ खड़े होंगे, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो भी संघर्ष हमको करना पड़ेगा इस सरकार को चेताने के लिए हम करेंगे। निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो भी इनकी नाकामियां हैं, जो भी इनका बड़बोलापन है, वो उस पर कम से कम लगाम लगाएं, जितना कर पाए उतना ही कहें। ये जनता चाहती है, फिजूल खर्ची बंद करें और कम से कम इतना। अब ये सरकार ना तो देखो स्मार्ट सिटी बना पाई, ना एक औद्योगिकरण कर पाई। जनता का पैसा है, खूब कर ले रही है, खूब गुलछर्रे उड़ा रही है और मस्ती मार रही है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है, डींगे मार रही है। तो एक डींगे मारने वाली सरकार कम से कम यथार्थ के धरातल पर आए, सच्ची बातें जनता से कहे। ये जनता ने ही आपको बनाया है, सत्ता जनता ने सौंपी है। आप 4 किताबें पढ़ के नहीं पहुंच गए सरकार में, आपको जनता के वोट से आपको ये सत्ता संपन्न किया है, आपको इतना अधिकार संपन्न किया है। इसलिए उस कृपालु जनता का आभार मानते हुए कृतज्ञ भाव से उससे सच बोलें और अपना वास्तव में ठोस काम दिखाएं। ठीक है प्रियंका जी, आप क्या कहेंगे अंबिका जी की बातों पर? जो कैबिनेट के बाद कल जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 7 नीतियों को मंजूरी दी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाले जो 6 साल हैं उसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना प्राथमिकता है और रोजगार के लिए रोड मैप भी सरकार बना रही है और रोजगार का मुद्दा लगातार हाई भी बना हुआ है शुरू से ही। और अंबिका जी भी जिस तरह से कह रहे हैं कि युवा जो है उनको रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी से परेशान है। एक तरफ सरकारी रोड मैप तैयार कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के इस तरह के आरोप, आपका क्या जवाब? कांग्रेस के आरोपों को तो जनता ने ही अस्वीकार कर दिया है, उस पर हम क्या कहेंगे, आप खुद भी समझ सकते हैं। अगर जनता के आरोपों को सच्चाई पाती तो जनता आज इनके साथ जाती।
इनके साथ जाती और इन्हें सरकार बनाने का मौका भी देती। तो इनके आरोप जस्ट हिट एंड रन की पॉलिसी में है, जिसमें ये लोग आरोप तो लगाते हैं, लेकिन अभी हम इनसे पूछें कि आपकी आगामी क्या योजना होती है। भाई विपक्ष में आप बैठे हैं, समस्या बताने का अगर आपकी जिम्मेदारी, समाधान बताने की, सुझाव देने की भी आपकी उतनी जिम्मेदारी, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश की जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन कभी आज तक किसी भी पटल पे आप बताइए कि इन्होंने कहीं पर भी कोई भी ऐसा सुझाव दिए हो जिससे कि मध्य प्रदेश में कहीं आगामी, जिनको ये कहते हैं आदरणीय कमलनाथ जी, इंडस्ट्रीज को लेकर के उनको बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट माना जाता है, अभी तक कभी वो भी आगे आकर के मध्य प्रदेश के लिए इनिशिएटिव नहीं लिए। क्यों? उनके लिए मध्य प्रदेश से वोट बैंक की राजनीति है क्या, कि वोट लेना होता है जब आ जाना है, जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो तो अपने सजेशंस नहीं रखना है। फिर भी जो हमारी सरकार है, वो जब हमने घोषणा पत्र बनाया था, अपना संकल्प पत्र तैयार किया था, उसके 35 संकल्प को पूर्ण करके, और उसमें सबसे प्रमुख बात ये थी कि वैकल्पिक रोजगार या नवाचार किया जाए जिससे रोजगार का सृजन किया जा सके। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये था कि हमने रीजनल समिट से स्टार्ट करी। रीजनल समिट स्टार्ट करने का ही सबसे बड़ा कारण ये था कि जब ग्लोबल समिट होती थी तो उनपे आकर के स्थानीय समस्याएं जो निकल के आती थी, जब बाद में चाहे जमीन से संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, जिस भी प्रकार की जमीनी समस्याएं निकल के आती थी, उनका निराकरण नहीं हो पाता था। इस कारण अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के उन क्षेत्रीय समस्याओं को समझते हुए, उनका निराकरण करते हुए, जब आज ग्लोबल समिट के स्थिति में हम आ चुके हैं, रीजनल समिट करके, तो इसमें भी जो नीति बनाई गई है उसमें आप देखिए सबसे पहला प्रोत्साहन जो दिया गया है वो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के रोजगार को, मध्य प्रदेश की छोटी इकाइयों को दिया गया। उसके बाद बहुत इकाइयों की बात की जा रही। मध्य प्रदेश सरकार सबके साथ सबका विकास का जो पर्याय लेके चली थी, आज उस पर काम कर रहे हैं। और जो इन्होंने बात करी, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर हम 2003 की बात करते तो माइनस में थी, शून्य पे नहीं, माइनस में। आज 29% अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ मध्य प्रदेश का हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। साथ में अगर स्थायी ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा की ओर जब हम बढ़ चुके हैं, उसके कारण आज हमारे तरफ जो इन्वेस्टर्स है, प्लग एंड प्ले स्ट्रक्चर के कारण साथ में जुड़ रहे हैं, उनका साधन भी उपस्थित है, जमीन भी उपस्थित है। सरकार की नीतियां, जहां पे पहले 30 प्रकार की एनओसी लेनी चाहिए थी, उसको आज सरकार ने 10 पे सीमित कर दिया है, ताकि इंडस्ट्रीज आए और बिना किसी परेशानी के आराम से अपने उद्योगों की रचना करें और हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सके। ठीक है अशोक जी, आपकी क्या राय है इस पर? एक तरफ जीआईएस होने जा रहा है और जो सरकार रोड मैप तैयार कर रही है, यानी 20 लाख रोजगार की बात सरकार कह रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि पहले भी सरकार बातें करती आई है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। अशोक जी, समस्या है और मध्य प्रदेश में भी जो है बेरोजगारों की अच्छी खासी तादाद है। ये सरकारी आंकड़े हैं, नहीं कह सकता ये कितने दुरुस्त नहीं है। 25 लाख के आसपास जो है मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की गणना हुई है और 6 वर्ष में कोई 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन ये फिर से बढ़ेंगे। मतलब अगर कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो ऐसा नहीं कि आबादी का बढ़ना रुक जाएगा या नए लोग तैयार नहीं होंगे या नई मांग नहीं आएगी रोजगार की। तो बढ़ती आबादी और घटती सुविधाओं के बीच में बहुत सारी समस्याएं इस देश में है। और रोजगार के बारे में अभी जैसा प्रियंका दुबे जी कह रही थी कि अगर कांग्रेस के पास में कोई सुझाव हो तो वो दे, तो एक सुझाव मेरे पास में आपके माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। यदि खाने वाले ज्यादा हो, रोटियां कम हो, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि रोटियों का बंटवारा करके सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए। यही स्थिति हमारे प्रदेश की है और देश की स्थिति है। कुछ लोगों के पास में सैकड़ों काम है, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास में कोई काम नहीं है। तो जब तक आप रोजगार के क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं करते हैं जिसका, और श्रम आधारित उद्योग जब तक आपके यहाँ नहीं आते हैं, अगर आप मशीनें लगा रहे हैं तो ठीक है, उससे एक आर्थिक विकास होगा प्रदेश का, सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा, कुछ और भी आपको फायदे होंगे। लेकिन श्रम आधारित उद्योग कितने आ रहे हैं? उसके अलावा जैसे आपका माइनिंग सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, फॉरेस्ट है आपका, बहुत बड़ा सेक्टर है, एक्साइज भी है, यहाँ पे आप जो है बहुत लोगों को काम दे सकते हैं। उसके अलावा आप एक सरकारी कर्मचारियों का आप देख लेंगे, एक तहसीलदार को 1 लाख रुपए वेतन मिलता है, 8 घंटे नौकरी कर रहा है। जब प्रदेश में रोजगार की कमी है तो 4-4 घंटे के तहसीलदार क्यों ना हो? अभी एक अग्निवीर योजना आई है ना, सरकार जो है 4 वर्ष के लिए जो है सेना में भर्ती कर रही है। तो जिस तरह से अग्निवीर योजना आई है उसी तरह से कर्मवीर योजना भी लागू हो जाए। 4 घंटे का पटवारी, 4 घंटे का शिक्षक,
काम का बंटवारा कर दीजिए आप, कई लोगों के पास में रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। तो जब तक आप जो है रोजगार के क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, क्योंकि रोजगार के अवसर आप उस तरह से नहीं बढ़ा पा रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। जिस तेजी से आबादी बढ़ती है उसके अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते हैं, तो ये समस्या जड़वत हो गई है। ये आज की समस्या नहीं है, आजादी के बाद से ही देश में जो है बेरोजगारी जो है एक बड़ी समस्या बनी रही है। और अब तो आप कृषि क्षेत्र में भी देख लीजिए, मशीनें आगे बढ़ती है, मशीनें आगे तो उसने आदमियों को बेरोजगार कर दिया, कृषि मजदूर भी बड़ी तादाद में जो है, और इसी के चलते आपको 80 करोड़ लोगों को जो है राशन देके उनका जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो ठीक है, सरकार प्रयास करने जा रही है, सरकार के प्रयासों को मैं जो है नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखता हूँ, लेकिन उसके लिए जो विकल्प है, जब तक आप उसको फोकस नहीं करते, सरकारी नौकरियां आपकी कम से कम 2.5 लाख तक तो आपके मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की खाली है, और 8 घंटे की नौकरी मत दीजिए, और जो आपके रिटायरमेंट की आयु है उसको भी आप कम कीजिए। आपके देश में रोजगार की कमी है, मांग ज्यादा है, इसका समान डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और जब तक आप इसका समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, जब तक रोजगार के क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, एक आदमी के पास में 200 एकड़ 300 एकड़ की माइनिंग है, क्यों भाई? एक आदमी क्यों कमाए 200-300 एकड़ की माइनिंग में? अगर आप 5-5 एकड़ की माइनिंग दे देंगे तो पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी देख लीजिए मध्य प्रदेश में कितनी जबरदस्त है। तो समस्या बड़ी है, इसका जो है व्यवहारिक समाधान आपको तलाशना पड़ेगा। केवल आप आतंकवादी करते रहे और ये सुनाते रहे लोगों के औद्योगिकरण के बाद में इतना रोजगार मिल जाएगा। औद्योगिकरण तो हो रहा है, विकास दर भी अभी वो प्रियंका दुबे जी बता रही थी कि मध्य प्रदेश में 29% के आसपास है। तो क्या इस तेजी से जो है लोगों को रोजगार मिल रहा है क्या? समस्या बड़ी है, इसका व्यवहारिक समाधान तलाशिए, आंकड़ेबाजी में उलझे रहिए। ठीक है अशोक जी, आपकी बात से सहमत हैं। प्रियंका जी, जो अशोक जी ने सुझाव दिया है और जो तमाम बातें कही उन्होंने, उस पर आपके क्या विचार है? निश्चित तौर पे जो अशोक जी ने कहा, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब रीजनल समिट्स की गई हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोत्साहन दिया गया वो स्थानीय स्तर के जो MSME थी या लघु उद्योग थे, उनको वोकल फॉर लोकल करके अगर इनिशिएटिव लेकर के जो कार्य किया गया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के समय ही से इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया को लेकर के जो हम आगे बढ़े हैं, धरातल पे जिस चीज को लेकर के आए हैं, हम निर्यात में अगर हम रक्षा जैसे स्थानीय स्तर की बात करें, जबलपुर में रक्षा मसौदे को लेकर के जो तैयारियां की गई, जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, तो आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जहाँ जिस सेक्टर में डिफेंस में हम मोस्टली आयात करते थे, निर्यात की तो स्थिति थी ही नहीं। आज हम जबलपुर में अगर हम बात कर रहे हैं तो रक्षा के जो साधन है उनके ऊपर अगर हम निर्माण की स्थिति में पहुंच पाए हैं, तो ये वही इनिशिएटिव है। हम निश्चित है कि जो बात आपने कही है कि विकेंद्रीकरण, हाँ निश्चित विकेंद्रीकरण किया गया, जिसमें स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं उनको रोजगार में देने में, और इवन उनको प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपए इसीलिए रखी गई कि जब लोकल के लोगों को रोजगार दिया जाएगा और वो उसमें कनेक्ट करेंगे, और जो भी कंपनी इस चीज के लिए आगे बढ़ करके इनिशिएटिव लेगी तो उसे भी लाभ होगा। तो जो भाई साहब ने कहा है, इसी प्रकार के सुझाव सरकार के पास भी पहुंचे और उस पर सरकार कार्य कर रही है। ठीक है, अंबिका जी आपका एक कमेंट लेंगे। याद आ रहा है, किसी कवि ने कहा है, कोई तरस रहा उजियारे को, कोई सूरज बांधे बैठा है। बिल्कुल ऐसा ही माहौल इस सरकार ने कर दिया है। जो सुविधाओं का केंद्रीकरण कर दिया है, कुछ खास चेहरों को सुविधाएं दे दी गई हैं, सत्ता का जो भी सरकारी जो धन है उन्हीं में बंदरबांट हो रहा है। ये अफसरों का भी विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहती। हम एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। एक शहर में या नगर में एक आदमी 5-5 कंट्रोल की दुकानें चला रहा है। एक व्यक्ति वो है जिसके पास 3-3, 4-4 लीजें हैं पहाड़ियों की, क्रशर 4-4, 5-5 लगे हुए हैं। बेरोजगारों के लिए आप चले जाइए उद्योग विभाग में, कम से कम अगर 1,000 आवेदन आएंगे तो उनमें 50 लोग वो होंगे जिनके आवेदनों पर विचार किया होगा, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित होंगे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सिफारिश पर जिन लोगों को रोजगार का अवसर मिल रहा होगा। बाकी जितने भी लोग हैं 950 लोग, वो बेचारे चले आएंगे, अपने निराश होकर चले आएंगे। एक दुर्दशा है इस प्रदेश की। इतनी फौज खड़ी हो गई, इतनी बड़ी फौज खड़ी हो गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कहीं ये फौज बेकाबू ना हो जाए प्रदेश में, नहीं अराजकता का माहौल हो जाए। हमें
भय है इस बात का कि जब तक इस युवा को, इस यूथ को हम अगर रचनात्मक दिशा नहीं देंगे तो विध्वंसात्मक दिशा में कहीं परिवर्तन हो जाए। ये बड़ी दिक्कतें हैं सृष्टि जी। ये सरकार इन गंभीरताओं को समझ नहीं पा रही है। हमारा निवेदन इनसे है कि आप पूरे प्रदेश की सरकार हो, आप कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार नहीं हो। आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए इस बेरोजगारी की समस्या के निराकरण पर। और जो आपके छोटी मोटी इकाइयां जो बीमार पड़ी हुई हैं, औद्योगिक इकाइयां, उन पर भी सरकार को बड़ी सहानुभूति पूर्वक विचार करके और उनको संरक्षित करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, ताकि वहां पर भी लोग बेरोजगार लोग वहां पर भी काम कर सकें। इनके बेजा हस्तक्षेप से, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बेजा हस्तक्षेप से कई औद्योगिक इकाइयों ने अपना मोदी अवस्तर बांध लिया है। 2-2 हजार लोग रोजगार में वहां नियत थे, संयोजित थे। उन लोगों की रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया है। 2-2 हजार लोग बेरोजगार हो गए। इस प्रकार की तो इतने मधांध लोग हैं, ये लोग इतने सत्ता के मद में हैं कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है। 4 साल तक चाहते हैं कि बस ऐस करो, जनता के प्रति उत्तरदायित्व हमारा कोई मतलब नहीं है, जो वादे करके आए हैं उनसे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है। अरे कुछ बढ़िया, बिल्कुल बड़ा दिल दिखाओ आप। लोगों को वास्तव में रोजगार की आवश्यकता है। आपकी समिट सफल हो, भगवान करे, आप एक नई क्रांति उद्योग की आए, हम अच्छी कामना रखते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते कि हम लोग सुझाव नहीं देते? हम दे तो रहे सुझाव के अच्छी तरह से आप मॉनिटरिंग तो करो, अच्छी तरह से देखो तो कितनी बेरोजगारों की भीड़ सुझाव है। देंगे तो जरूर लेंगे अंबिका जी। आरोप बहुत ज्यादा लगा देते हैं आप लोग, नहीं, हम सुझाव नहीं बिल्कुल लगते, आरोप लगते हैं। हम अच्छे मन से कह रहे हैं, अच्छे मन से। हमारे मन में इन लोगों जैसी दुर्भावनाएं नहीं है। कांग्रेस की ये संस्कृति नहीं है। कांग्रेस पहले पब्लिक का हित देखती है, इसके बाद दल का हित देखती है। ये लोग पहले सत्ता को देखते हैं, इसके बाद फिर जनता को देखते हैं। ये है मूलभूत अंतर हम में और इनमें। ठीक है अंबिका जी, सुना मैंने आपको। अशोक जी, एक छोटा सा कमेंट मेरा आपसे इस पर रहेगा कि देखिए GIS का आयोजन होने जा रहा है और वृहद स्तर पर इसका आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की तैयारी में है और तमाम बातें, सरकार का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, तमाम बातें सरकार की है। लेकिन एक जो अंबिका जी ने पॉइंट उठाया कि एक तरफ डिसीज यूनिट्स भी काफी हैं, जो यूनिट्स बंद हो रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? छोटा सा तो चलिए, अशोक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। इस चर्चा को फिलहाल यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी आपको बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ग्लोबल इन्वेस्टर की तैयारी एक तरफ है, यानी ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की तैयारी है मध्य प्रदेश की धरती पर और इसके लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। सरकार तैयारियों में जुट गई है क्योंकि वृहद स्तर पर यह आयोजन होने जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो सरकार ने वादे किए, यानी जो ऐलान किया है कर कैलाश विजयवर्गीय ने, उन्होंने जो बड़ी बात कही है कि 20 लाख जो रोजगार देने की बात उन्होंने कही है, ये कितना धरातल पर दिखता है? क्योंकि युवा इससे एक्साइटेड तो हैं, लेकिन क्या उन युवाओं को ये रोजगार मिल पाता है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।